हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई पार्ट्स देखे हैं और उसी के कंटिन्यूशन में आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने पहले कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन क्या है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट्स को यूवी के साथ अटैच करते हुए कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई पार्ट में अध्ययन करेंगे, जैसे हम यूवी का करेंगे, उसके बाद आईआर है, एनएमआर है। तो उसका आज पहला पार्ट हम ले रहे हैं यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या, देखिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या कर रहे हैं कि यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसे जैसे होगा, सिग्मा, पाई, एन बॉन्ड, इनका सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षा में या कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन विच द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो हम बात करें, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट ईच वेवलेंथ, प्रत्येक वेवलेंथ की जो बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज मेजर्ड, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम मेजरमेंट करते हैं। दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय द मॉलिक्यूल लीड्स मॉलिक्यूल एक्साइटेशंस। जैसा मैंने बताया कि मॉलिक्यूल एक्साइटेशन स्टेट की हम यहाँ बात करेंगे और उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये दो प्रकार की रेडिएशन थी। हमने कहा कि एक तो 200 से 400 तक की EMR रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या था हमारे पास कि अल्ट्रावायलेट UV अल्ट्रावायलेट रीजन की बात करें। दूसरा था हमारे पास 400 से 800 तक का रीजन, ये आता है विजिबल रीजन। ये दोनों रीजन क्या बता रहे हैं, हम अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की बात करते हैं। अब आपने देखा है कि हमने कहा कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, E1 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी है। तो अब इसके अंदर ये नहीं है कि और एनर्जी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, V1, V2, V3, और इस वाइब्रेशनल के अंदर ये रोटेशनल एनर्जी है, R1, R2। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच में कई मल्टीपल्स एनर्जिक बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ द प्रकाश के पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र का कुछ भाग जो अवशोषित करते हैं, उसका पूर्ण अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें E1, E2 आ गए एनर्जी के रूप में, ये वाइब्रेशन V1, V2, ये रोटेशन R1, R2। तो ये अलग अलग प्रकार की एनर्जीज का अध्ययन इसमें करते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे मुख्य बात आती है अपने पास कि एब्जॉर्प्शन लो, जिसके ऊपर यूवी आधारित है, यानी अवशोषणांक लो क्या है, अवशोषण जो एब्जॉर्बेंस जो होता है रेडिएशन का, उसमें क्या है, देखिए ये हमारे पास एक मैटर है, इसको बोलते हैं मैटर, और यहाँ पे ये है EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहाँ पे माना ये इसका मान है I0, कौन सी, इंसिडेंटल, और ये है I जो ट्रांसमिट होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ये कोई इंसिडेंटल रेडिएशन। तो अब ये दो केस हो सकते हैं हमारे पास। देखिए एक केस में हम क्या लेंगे, केस नंबर 1, पहला केस क्या है, जब हमारे पास सॉल्यूशन जो सिंपल सॉल्यूशन, और कैसा है वो सिंपल सॉल्यूशन, ट्रांसमिटेड सिंपल सॉल्यूशन जो ट्रांसमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, I0 यानी ये इंसिडेंटल रेडिएशन है और ये है ट्रांसमिटेड रेडिएशन। इनकी दोनों का अंतर हम देखें तो इक्वल आएंगे, यानी I0 बराबर I। इसका मतलब जब 100% रेडिएशन इसके ऊपर आ रही है तो 100% ही ट्रांसमिट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I0 इक्वल टू
आई हो जाएगा। दूसरे केस में हम क्या लेंगे, सिंपल सॉल्यूशन, कौन सा, नॉन ट्रांसमिटेड, नॉन ट्रांसमिटेड, एक ट्रांसमिटेड जिसमें कि कोई अवरोधक नहीं है, जो रेडिएशन आई वो रेडिएशन आगे पास हो गई। दूसरा जिसमें अवरोधक हो रहा है, यानी किसी मेटर के द्वारा वो अवशोषित हो रही हैं, ये कहलाता है नॉन ट्रांसमिटेड। तो 100% नहीं कह सकेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, मान लीजिए I0 क्या रहा है 100%, लेकिन I जो होगा ना लेस देन I0 से होगा, इससे कुछ ना कुछ कम होगा, 95% हो सकता है, 90% हो सकता है, 80% हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यह निर्भर करता है मेटर हमारे पास कैसा है। तो दोनों केस के रूप में क्या लिखा हमने कि ट्रांसमिटेड जो आपने सॉल्यूशन जो ले रहे हैं वो नॉन ट्रांसमिटेड है या ट्रांसमिटेड है, और उसमें जो रेडिएशन जो आ रही है एब्जॉर्बेंस की, उसकी स्थिति क्या है। और इसके बेस पे हमने यहाँ पे दो लॉ की बात करेंगे। तो पहला लॉ हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंस के दो लॉ हमारे पास हैं, एक है लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ में क्या था, देखिए आई एब्जॉर्ब बराबर होता है वैसे I0 माइनस आई, आई एब्जॉर्ब आ गया नहीं, आई इंटेंसिटी रेडिएशन जो है उसकी माइनस आई ट्रांसमिटेड है, दोनों का जो अंतर वो क्या है, एब्जॉर्बेंस का हम ले रहे हैं। तो इसको हम ले सकते हैं A log 10 I0 अपन आई से टू एल, ये हमारे पास एक सीधा सा समीकरण आ रहा है जिसे लैम्बर्ट्स एब्जॉर्बेंस का नियम कहते हैं। यानी ये किसके है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है L, L क्या है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ है, ये L जैसे जैसे बढ़ता जाएगा A का मान एब्जॉर्बेंस का भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और ये A बराबर एप्सिलॉन L, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन L। तो ये मान आता है किसका, लैम्बर्ट्स का। इसी को बढ़ाते हुए बियर्स ने इस लॉ में क्या जोड़ दिया, उनका एक कंसंट्रेशन को शामिल कर लिया, कंसंट्रेशन को, और उनका A इज कंसंट्रेटेड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू C। तो ये यहाँ इन्होंने कह दिया A बराबर log 10⁻I0 अपॉन I, और ये आ गया प्रोपोर्शनल टू C। तो A बराबर क्या जाएगा, एप्सिलॉन CL। ये एब्जॉर्बेंस का समीकरण आ रहा जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ को बताता है। इसको आप थोड़ा सा और देख सकते हैं अपन, देखिए ये एब्जॉर्बेंस रेडिएशन मैंने बताया था आपको I0 अपन I0 क्या हमारे पास, इंसिडेंटल रेडिएशन यानी आपतित विकिरण की तीव्रता, और I क्या है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन यानी परावर्तित विकिरण की तीव्रता। यानी पहले हमारे पास क्या स्थिति थी, यहाँ पे मैंने कहा कि रेडिएशन जो है इस मैटर के ऊपर से जा रही हैं, तो ये I0 जो इंसिडेंटल रेडिएशन है, I क्या है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन है। दोनों केस की हमने बात की, और हमने कहा दूसरे केस में क्या I0 ग्रेटर देन होगा I से, या ये कह सकते हैं I लेस होगा, हमेशा कम ही होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस हो जाएगी। और इस बेस पे हमने लैम्बर्ट्स नियम को नियम लिया। तो यहाँ पे क्या था, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू I0 अपॉन I, और ट्रांसमिटेड में क्या होता है, I अपॉन I0। तो यहाँ पे क्या जाए, A बराबर log 10 1 अपॉन T। तो अगर ये है तो A का मान अगर हम इसमें रखें, A बराबर log 10 I0 अपॉन I का मान, ये हमारे पास इसका मान आ जाएगा। लैम्बर्ट्स ने क्या कहा 1760 में, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ये इसकी कमजोरी भी आएगी या वीकनेस भी कह सकते हैं, लिमिटेशन में भी आएगी कि उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यानी जिसकी वेवलेंथ एक समान हो, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, जो हमने मेटल ले रहे हैं एब्जॉर्बिंग मीडियम, देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस यानी पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो चीज़ यहाँ लिया हमने, log I0 अपॉन A प्रोपोर्शनल टू L, A बराबर एप्सिलॉन L। तो यहाँ ये क्या ले लिया हमने, ये आगे एब्जॉर्बेंस लैम्बर्ट्स के नियम से। एप्सिलॉन क्या है, मोलर एक्सटेंसिव कोफिशिएंट, एप्सिलॉन को बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट या एब्जॉर्बिविटी, और C क्या, लेंथ, थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन की। दूसरा बियर्स ने कहा 1852 के अंदर, इन्होंने कहा कि लेंथ तो है ही, उसके साथ इन्होंने कहा कंसंट्रेशन को भी कंसीडर किया जाए। इसका मतलब A बराबर log 10 I0 अपॉन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, A बराबर एप्सिलॉन CL। ये मान आ गया बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का नियम। तो इन्होंने कहा A एब्जॉर्बेंस अवशोषणांक है, एप्सिलॉन मोलर अवशोषणांक है, और L क्या है, पाथ लेंथ, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आता हमारे पास
बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ आ गया। इसको क्या कहा इन्होंने, किसी एक वर्णी वही मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए, वो मीटर में से गुजारा जाए, तो इस अवशोषण विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों में हुई तीव्रता की कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस, मैंने कहा था पहले कि मोनोक्रोमेटिक यानी जो हमने लाइट लेके चल रहे हैं ये एक लिमिटेशन में आ गया, यानी सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। इसकी कंडीशन थी कि जब भी लैम्बर्ट और बियर्स लॉ लागू होगा जबकि रेडिएशन कैसी हो, मोनोक्रोमेटिक हो। सेकंड क्या था, प्रयुक्त विलयन में डाइल्यूट यानी तनु होना चाहिए, जो सॉल्यूशन हम काम में ले रहे हैं वो कंसंट्रेट प्योर नहीं होकर क्या होना चाहिए, कुछ डाइल्यूट होना चाहिए। तीसरा था प्रयोग के दौरान टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट रखा गया है। तो ये जो तीनों चीज़ें थी ये लिमिटेशन में आती हैं बीएस लैम्बर्ट्स के लॉ में। अब इसके बाद आता है हमारे पास अगला स्टेप आता है और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है। देखिए किसी यौगिक के अणु उच्च ऊर्जा वाले यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है और वे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अणुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बताए गए हैं उत्तेजित अवस्था, जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यानी बंधी इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा तथा पाई बंधी कक्षों में पाए जाते हैं, सिग्मा बंधी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं जबकि पाई बंधी कक्षक कुछ उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं, जिनकी अब चर्चा करेंगे आगे। नॉन बॉन्डिंग में क्या था, जो अबंधी आणविक कक्षकों में रहते हैं जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षों की ऊर्जा के बराबर होती है। अब देखिए इस चीज़ को अपन ऐसे देख सकते हैं, ये हमारे पास सिग्मा जो मैंने कहा कि सबसे लोअर एनर्जी है, उसके बाद ये हमारे पास पाई और ये हमारे पास एन और ये आ गया हमारे पास पाई स्टार और ये आ गया सिग्मा स्टार। ये हो गए एंटी बॉन्डिंग, ये हो गए नॉन बॉन्डिंग और ये हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब जो ट्रांजिशन इसकी बात हम कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन भी कैसे होगा, देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार, इसको क्या बोलेंगे हम, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सबसे हायर एनर्जी का होगा। ये अपने पास सिग्मा और सिग्मा से स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, इसको बोल दिया पाई से पाई स्टार। तीसरा क्या है, एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार। और चौथा क्या है, एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। तो ये चार प्रकार के ट्रांजिशन मुख्य रूप से हम जिसका अध्ययन हम करेंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार और एन से सिग्मा स्टार। इन चारों की ऊर्जा में कैसे अंतर आता है, कौन से के अंदर कौन से कार्बनिक कंपाउंड हम काम में लेते हैं और किसकी वेवलेंथ इसके अंदर ऑब्जर्व की जाती है, कौन सा ट्रांजिशन इसमें संभव होगा, वो हम यहाँ पे याद करेंगे। देखिए ये दो एग्जाम्पल लिया हमने छोटे, पहले एक बार देख लीजिए इसको। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों से उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों में होता है। ये बनता है ग्राउंड स्टेट से जब लोअर से हायर एनर्जी कक्षकों में हम जा रहे हैं तो वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए हमने लिया है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसमें क्या पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। और दोनों सिग्मा और पाई मैंने क्या बताया था आपको, सिग्मा और पाई दोनों क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर उपस्थित है। ओनली वन पाई बॉन्ड, अतः दो अणु कक्षक होंगे, कौन से, पाई एवं पाई स्टार, तथा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होगा, पाई से पाई स्टार कक्षक में होगा, दो कक्षक हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड इसमें और बढ़ जाता है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, पाई 1 पाई 2, दो प्रकार के हो गए। इसी प्रकार से जब बॉन्डिंग ये है तो एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 पाई अणु कक्षक हो गए। दो बंदी अणु कक्षक पाई 1 और पाई 2 तथा दो विपरीत बंदी अणु पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पाई 2 स्टार से पाई 3 स्टार में जाएगा, क्यों पाई 1 तो और लो रह गया, तो बीच के कक्षक रह गए दोनों, जिनकी ऊर्जा का अंतर क्या होगा, एसिटिलीन में पाई से पाई स्टार अणु कक्षक की तुलना में कम होता है एथिलीन में। अब देखिए अवशोषणांक उच्च तरंग दैर्ध्य का पर संपन्न होंगी और यदि इसमें संयुग्मन में एक तीसरा बंध द्विबंध और आ जाए, संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन बढ़ जाए, संयुग्मन मतलब जैसे मान लीजिए हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है,
ठीक है। अब हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इस प्रकार से बढ़ गए। तो यहाँ पे हमने कहा पाई 1 है, ये पाई 2 है, इसी को हमने कह दिया पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार, जहाँ पे हम इसको बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये आ गए एथिलीन से 1,3 ब्यूटाडाइन में। अब और भी बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक तो होगा LUMO और एक होगा HOMO। तो ये क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए आगे इसमें होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो उच्चतर भरे हुए अणु कक्षक, और ल्यूमो LUMO, ल्यूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, निम्नतर रिक्त अणु कक्षक में मध्य ऊर्जा अंतर और कम हो जाएगा, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण और अधिक सुगम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इनके मध्य का ऊर्जा अंतर कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उतना ही आसानी से हो जाएगा। क्यों कि एक लोअर एनर्जी हायर एनर्जी स्वाभाविक है, एक तो ये दूरी है, एक मान लीजिए इन दोनों की दूरी इतनी रह जाए, तो ट्रांजिशन सबसे पहले किस में होगा, इसमें होगा जिसमें कि ऊर्जा का अंतर कम हो। यहाँ पे ऊर्जा का अंतर ज़्यादा है, ये एनर्जी का अंतर जो आ रहा है ये ज़्यादा है कंपेयर टू इसके, तो जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ट्रांजिशन कम होगा, और जिसमें डिफ्रेंशिएट कम होगा ऊर्जा का वहाँ ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से निम्न ऊर्जा तथा उच्च तरंग दैर्ध्य पर विकिरणों का अवशोषण होगा। किसी अणु में संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, क्या कॉन्जुगेशन की, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, उनके अवशोषणांक की तरंग दैर्ध्य में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी, एब्जॉर्बेंस जो है उतनी ही बढ़ती जाएगी, ट्रांजिशन जो है उतना ही बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। देखिए पहला हमने लिया एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि पाई से पाई स्टार, ये पाई है ये पाई स्टार वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या है पाई, और जब एक पाई है तो एक क्या बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हो गई, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो दोनों के मध्य जो हमने विकिरण का जो एब्जॉर्बेंस होता है वो कहलाता है ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार, और इसका मान जो लैम्डा मैक्स का आता है 165। अब देखिए इसी को हमने एक CH2 बॉन्ड और बढ़ा दिया, हमने कहा 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या होगा, पाई 1 पाई 2, पाई 1 पाई 2 दोनों क्या आ गए बॉन्डिंग, पाई 3 पाई 4 क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो होगा बॉन्डिंग में HOMO और ये होगा LUMO। HOMO मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड है भरे हुए हैं, और ये क्या हो गए लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से कंपेयर टू पाई 1 से पाई 3 में भी कह सकते हो आप जा सकता है, लेकिन ये ऊर्जा का अंतर ज़्यादा है, और मैंने कहा था कि ऊर्जा अंतर जब कम होगा वो ट्रांजिशन जल्दी होगा, आसानी से होगा। इट मीन्स पाई 2 से पाई 3 स्टार में इलेक्ट्रॉन जो आसानी से ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या दिखाया, पाई 2 से पाई 3 स्टार दिखाया इसीलिए, और ये मान कितना आया, यहाँ पे जैसे 165 आया था, यहाँ क्या आ गया लैम्डा का मान 217, क्यों लैम्डा का मान बढ़ गया, इसका मतलब ऊर्जा का मान कम हो गया, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से तीसरा एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे 135 हेक्साट्राइइन। 135 हेक्साट्राइइन में क्या था, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने आ गए हमारे पास, 3 हो गए अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे पाई 1 पाई 2 पाई 3, पाई 1 पाई 2 पाई 3 तीनों आगे किसमें बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, पाई 4 पाई 5 पाई 6, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई। वही ल्यूमो और होमो दोनों का देखेंगे ऊर्जा अंतर अब किस में होगा ट्रांजिशन आसानी से, पाई 1 से भी हो सकता है, पाई 2 से भी हो सकता है, पाई 3 से भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पाई 3 से पाई 4 ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा एनर्जी कम है तो रिक्वायरमेंट कम रहेगी, इसलिए ट्रांजिशन आसान किसका होगा, पाई 3 से पाई 4 स्टार में ट्रांजिशन होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 253। तो आप देख रहे हैं सिंगल एक डबल बॉन्ड था 165 था, ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लैम्डा का मान कम था। इसके बाद हमने कहा 2 डबल बॉन्ड वाले अल्टरनेट कॉन्जुगेशन को बढ़ा दिया, बढ़ाने से क्या हुआ लैम्डा का मान बढ़ गया 217 हो गया, लेकिन ऊर्जा का मान कम हो गया। फिर हमने कहा 3 यानी एक और हमने कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया, तो क्या हो गया ऊर्जा का मान और भी कम हो गया, तो लैम्डा का मान और भी बढ़ गया। तो ये हमें क्या बताता है, क्या इफेक्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन, या कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव पड़ा ट्रांजिशन पे। तो कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव पड़ा देखिए ट्रांजिशन के ऊपर, इसके ऊपर अध्ययन हमने किया, और इससे रिलेटेड आज आपने कॉन्जुगेशन ट्रांजिशन है, कॉन्जुगेशन किस प्रकार से बढ़ रहा है, कॉन्जुगेशन के बढ़ने से क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है यूवी के ऊपर, यह आप अध्ययन करें। और इसके साथ मैं आज इसके आपको टेक्स्ट भी डाल रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं साथ में। आज के लिए धन्यवाद।